अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड्स की बात हो रही है। 20-25% अभी यहां से उछल सकता है। 1800 तक जाने की प्रीवियस हाइज की तो बात छोड़ दीजिए, तो अच्छे लेवल्स पर है, गिर सकता है यहां से भी। अरे मार्केट करेक्ट होगा तो फिर आईटी कैसे बचेगा, पर यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, थोड़ा सा समय देंगे तो आसानी से यहाँ पे 20-25% पैसा बन सकता है। 1250 तक के टारगेट्स होंगे अमरीश बालिगा सर के टेक महिंद्रा में। तो ये जो धोखे वाला स्टॉक है जो अब तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, पिट रहा है, दरअसल इसमें खरीदारी करने के मौके। रिविजिट कर दूंगा पहला, लेकिन टेक महिंद्रा खरीदना है, अमरीश बालिगा सर की राय। खेमका सर आपके पास आ रहा हूं। और दूसरा स्टॉक जो है ना वो मेटल स्पेस से, और अच्छी पेडिग्री, मैंने कोशिश करी कि ये मेटल में तो न्यूज फ्लो भी बहुत स्ट्रांग हो गए थे, तो मैंने उस न्यूज फ्लो वाले को अब तक पचाने के लिए बाजार के लिए छोड़ दिया। हिंडाल्को सिंगल आउट करके लाया आज। ये स्टॉक साल के हाई 636 के, हिंडाल्को वहां से 36% गवा चुका है, यानी कि 1/3 वैल्यू गवा के बैठा हुआ है जब बाजार अपने ईयर हाइस पे खड़ा है। ये ऐसी कहानी नहीं है, कई सारे मेटल्स की यही कहानी है। पर ये अब इसमें याद रखिए, जब लॉन्ग टर्म बोल रहा हूं तो ये सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। होता अगर खेमका सर कह रहे हैं तो ये साइकिल को प्ले करिएगा, ये बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं। साइकिल जब टर्न होती है तो कोई मेटल स्टॉक बचता नहीं है। पर अभी कंफ्यूजन है साइकिल को लेकर, कहां बैठे हैं, किस पार्ट ऑफ द साइकिल पे हैं। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स कभी चाइना से, ग्लोब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। पर क्या मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज हिंडाल्को इस 1/3 करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव समझता है या नहीं, ये समझ लिया जाए। खेमका सर, ये हिंडाल्को एट दीज लेवल्स, ये अब तक तो धोखा दिया, धोखा कह दिया, बहुत वोलेटाइल, इसका जॉनर ही वोलेटाइल है। क्या करना है सर हिंडाल्को में? जी आशीष जी, आप अगर हिंडाल्को को देखें तो वो कमोडिटी क्षेत्र में है। एंड कमोडिटी जो ग्लोबल जो न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, एक तो आपके चाइना की इश्यूज़ है, वहाँ ग्रोथ स्लो डाउन है। फिर आपके जो यूरोप में जो स्लो डाउन की बात चल रही है, यूएस की अलग चैलेंजेस है जो इन्फ्लेशन को लेकर, तो ये उसको लेकर थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटीज़ में रहता है। बट अगर आप एल्यूमिनियम देखें तो, और उसमें स्पेसिफिकली अगर हिंडाल्को देखें तो ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी हैं, तो वहाँ पे साइकिल थोड़ी कम हो जाती है। तो उनकी जो फॉरेन सब्सिडरी है नोवेलिस, डेफिनेटली यूरोप के स्लोडाउन से उसमें थोड़ा सा नियर टर्म ग्रोथ चैलेंजेस आएगा। बट उनका मेजर बिजनेस है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो बेवरेज कैन्स बनाते हैं, तो वहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा आपको साइकिल देखने को ना मिले। इनपुट कॉस्ट पे डेफिनेटली प्रेशर है, और इसके वजह से एक जो अप साइकिल से स्टॉक्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए थे कंपनीज ने, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी ऊपर चढ़ गया था और थोड़ा करेक्शन आया है। बट व्यू डेफिनेटली अगर आप मुझे कमोडिटीज़ में पूछे तो हिंडाल्को पे पॉजिटिव रहेगा। नियर टर्म जो ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से स्टॉक भले ही थोड़े प्रेशर में रहे, बट अगर आप थोड़े 1 साल की अवधि के हिसाब से देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। हमें लगता है वैल्यू एडिशन स्पेशली ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि थोड़े से कॉस्ट प्रेशर जो है, जो आज क्रूड कच्चा तेल जो बढ़ गया है उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट को खुद थोड़ा सा कम कर सके, तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा टारगेट अच्छा खासा 525 का है, जो कि 25% अपसाइड का है। बट अगेन वही डिस्क्लेमर कि ये अभी शॉर्ट टर्म में नहीं चलेगा, इसे आपको ग्रेजुअली डिप्स पे बाय करना है। एंड 1 साल के ऊपर की अवधि में 20 से 25% अपसाइड इसमें दिखता है। बिल्कुल ठीक, और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ बात भी नहीं हो रही। ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो एग्जाम्पशन ये है कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं हम लोग, और एक मीनिंगफुल टाइम देंगे इन स्टॉक्स को। फ्राइडे शोज का जनरली बेसिक प्रीमाइस यही है। तो हिंडाल्को रखिए रडार पे, पॉजिटिव है इस समय। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज 1 साल के लिए आज से 525 के टारगेट्स। भाई ये स्टॉक खड़ा है 400 पे, 525 यानी कि अच्छे खाप से 20-30% के आसपास के अपसाइड, 25% के अपसाइड खेमका साहब और उनकी टीम को नजर आते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, 1 साल प्लस का अगर होराइजन है, इन लेवल्स पे हिंडाल्को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट इसलिए कह रहा हूं, और करेक्शन आएगा और नीचे आया तो और शायद बेहतर मौके हो जाएंगे आपके लिए, तो एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढेगा एक और धोखे वाला ये स्टॉक। होता सर एक और स्टॉक था, वो बीच में नैरेटिव ऐसा था कि हेल्थ केयर पे दाव लगाना है तो हॉस्पिटल से अच्छा है डायग्नोस्टिक कंपनीज, और वो पूरा पैसा चैनलाइज भी हेल्थ केयर में वो डायग्नोस्टिक की तरफ हो रहा था। गजब के मूव किसी डॉक्टर लाल ने, किसी मेट्रोपोलिस ने दिए। ये मैं सिर्फ डॉक्टर लाल क्योंकि सेक्टर लीडर है उसके साथ चलता हूं, क्योंकि सब एक्सपर्ट को फंडामेंटली ज्यादा पसंद हमेशा से डॉक्टर लाल आया था। तो डॉक्टर लाल पैथलैब स्क्रीन्स पर आएगा आपके, साल के हाई से ऑलमोस्ट 40% नॉक्ड ऑफ,
4,000 रुपए प्लस के साल के हाईज हुआ करते थे और 30% वहां से नीचे कामकाज करता हुआ। कंसर्न्स थे, कंसर्न्स बहुत प्रोफाउंड थे, नए प्लेयर्स की एंट्री, हॉस्पिटल चेन्स खुद भी डायग्नोस्टिक स्पेस पे, वो टाटा 1mg ने डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग करी, उसके बाद बहुत करेक्ट हुए। पर होता साहब हम लोग तो आज भी वो टेस्ट करा ही रहे हैं, डायग्नोस्टिक कंपनीज के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, तो धंधा तो पेरेनियल है। ये 40% नीचे अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं हुआ डॉक्टर लाल, मैं कंफ्यूज हूं। अच्छा खासा गिरा हुआ है, पर दूसरी तरफ ये डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग सरदर्द, मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है, पर वो स्क्रीन कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही। आशीष, स्टॉक का गिरना एक सोल क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर सेक्टर डायग्नोस्टिक पूरे सेक्टर की बात करें तो जिस तरह की कंपिटिटिव इंटेंसिटी अभी बढ़ रही है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं और दिग्गज प्लेयर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन और जिस रिटर्न रेशियो कंप्रेशन आगे जाके बहुत देखने को मिलेगा। तो हालांकि इतना गिरने के बाद थोड़ा बहुत रिकवर कर रहे हैं डायग्नोस्टिक स्टॉक और डॉक्टर लाल भी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से आउटलुक है डायग्नोस्टिक सेक्टर का ओवरऑल नेक्स्ट कुछ सालों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे प्राइसिंग प्रेशर आने वाले हैं, कैनिबलाइजेशन होने वाले हैं, तो मुझे लगता है रिस्क रिवार्ड अभी फेवरेबल नहीं है। हालांकि सेक्टर लीडर हैं डॉक्टर लाल, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अवॉइड बनता है। अभी थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए इंडस्ट्री को, तब सोचेंगे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए मेरे को रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं लगता डॉक्टर लाल में। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ठीक है। हम रिटेल की आदत है होता साहब, वो ऊपर से गिरता है तो हमें लगता है यार ये वापस तो वहां चला जाएगा, तो अट्रैक्टिव हो गया है। तो ये एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। ये जो करेक्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, गिर गया है तो ले लो, गिरा है तो किसी वाजिब रीजन से है, और वो रीजन अगर जब तक सबसे खत्म नहीं होते तब तक ये चलेगा नहीं। वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जस की तस बनी हुई है, दिक्कतें उतनी ही हैं। कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी डायग्नोस्टिक स्पेस में रोज रोज अपडेट्स दे रही हैं, ल्यूपिन जैसी। ध्यान रखिएगा, बहुत एग्रेसिव कंपटीशन है स्पेस में, और ये सब मानते हैं जो प्रीवियस मार्जिन्स कमांड करते थे सेक्टर की कंपनीज, अब आगे नहीं देखने को मिलेगा। यही प्राइस डिस्काउंट भी कर रहा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स अवॉइड है। मैं क्विकली, अब मैं शायद ज्यादा समय ले रहा हूं, मैं क्विकली 2-3 स्टॉक निपटा के ब्रेक में जाना चाहता हूं। अमरीशर बीपीसीएल साल के हाई से 33% नीचे। कुछ प्रीमियम आया होगा क्योंकि डाइवेस्टमेंट होना था, वो प्रीमियम हटा है क्योंकि डाइवेस्टमेंट क्लियरली टल चुका है। पर डिविडेंड डेवलप करने गजब की कंपनियां हैं ये सब की सब, अब वो प्रीमियम वाइप आउट हुआ है, तो क्या बीपीसीएल अट्रैक्टिव हुआ है क्या? हालांकि ओएमसीज भी मेटल के भाई हैं, उसी तरह से वोलेटिलिटी, उसी तरह से सिक्लिकल प्लेज, अजीबोगरीब कहानी इन लोग की। आप लोग रखना पसंद करते हो पोर्टफोलियो में क्या? बीपीसीएल इन लेवल्स पर रखोगे क्या? इस लेवल पे रखूंगा और लूंगा भी, क्योंकि जो करेक्शन में देखा था इट वाज बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक स्टेक, जिसके बारे में लास्ट 1.5 साल से बात कर रहे थे, स्टॉक बढ़ गया था उसके कारण। एंड एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल प्राइसेस जो शूट अप हुए थे, रिटेल प्राइसेस उस हिसाब से बढ़े नहीं थे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इन्फ्लेशन, तो बिकॉज ऑफ विच मार्जिन्स वर अंडर प्रेशर। पर बीपीसीएल इज द सेकंड लार्जेस्ट ओएमसी, ऑपरेट करता है करीब 19,000 रिटेल आउटलेट्स, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेंट प्राइसेस कम हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि रिटेल प्राइसेस उस हिसाब से कम नहीं करेंगे गवर्नमेंट, बिकॉज देयर वाज अ लॉस ऑफ मार्जिन इन द लास्ट 6-8 मंथ्स, उसको मेकअप करना पड़ेगा। At the same time, BPCL is also going for major expansion. बिना रिफाइनरी का एक्सपेंशन कर रहे हैं to 11.5 million tons from 7.8. ब्राजीलियन फील्ड भी उन लोग अभी शुरू करेंगे the next 3 years. वहाँ भी कैपेक्स है करीब 1.6 बिलियन का, तो काफी कॉन्फिडेंस है इस सेगमेंट में फॉर द मैनेजमेंट, एंड दिस शुड गिव गुड रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 2-3 years. और यदि स्ट्रैटेजिक सेल फिर से उन लोग बात करते हैं, रिवाइव करते हैं, तो दैट बी एन एडेड ट्रिगर। तो इस लेवल से भी मैं बोलूंगा कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। ईपीएस एक्सपेक्टेड करीब 43.5-44 का है फॉर FY24। इवन विद 9P इसका टारगेट बनता है 390 का, तो इस लेवल पे लेना ही चाहिए। 2-3 साल का टाइम होराइजन, और इस बीच अगर वो स्ट्रैटेजिक सेल की बात फिर से तूल पकड़ी तो और एडेड बेनिफिट, उसको हटा भी दें तो भी 390 के लक्ष्य यहां से नजर आते हैं। बीपीसीएल खरीदारी करने के मौके। होता साहब HDFC लाइफ, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे क्विकली लेकर आइएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेस अट्रैक्टिव, HDFC का ब्रांड नेम, ऐसा सबने बोला था, तो सबने एक्यूमुलेट करा। अभी ये 25-30% साल के हाई से करेक्ट हो गया है। इसके पीयर सेट इससे बेहतर परफॉर्म करके दे रहे हैं। HDFC लाइफ लेना है कि नहीं लेना होता साहब इस गिरावट में?
डेफिनेट बाय बनता है लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी लाइफ। इंडिया इतना अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, इंडिया लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा रनवे है ग्रोथ के लिए। 4 टाइम्स प्राइस टू ईवी चलता था, अभी 2.5 टाइम्स चल रहा है। एक्साइट का उन्होंने एक्विजिशन किया था, उसका इंटीग्रेशन ऑन ट्रैक है, वो सेकंड हाफ में आ जाएगा। मैनेजमेंट का आउटलुक पॉजिटिव है, प्रोडक्ट मिक्स अच्छा हो रहा है, वीएनबी मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, तो सब ट्रिगर्स हैं इसके लिए यहाँ से आउट परफॉर्म करने का नेक्स्ट 12 मंथ्स में। तो मेरे हिसाब से लेवल बहुत अच्छा है लेने के लिए। 629 का टारगेट हो, 670 का इनफैक्ट टारगेट है मेरा एचडीएफसी लाइफ के लिए। खरीदना है एचडीएफसी लाइफ। ये सेक्टर के बढ़िया टेलविंड्स की बात बार बार होती है, एचडीएफसी लाइफ में बिल्कुल इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। खेमका सर, श्री सीमेंट एज अ स्पेस, सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन इस समय कहीं हो रहा है तो वहां पे हो रहा है। बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री, एग्रेसिव प्लान्स और दौड़ लग गई है बड़े प्लेयर्स में। तो उस होप में, एक तो कंपटीशन के चलते बड़े प्लेयर्स सबड्यूड हैं, छोटे वाले होप में कि हमें खरीद लिया जाएगा। अब उसमें सिर्फ श्री सीमेंट लेके चल रहा हूं मैं। ये वो है जो बेस्ट इन क्लास है, इसकी कॉस्ट को कोई मैच नहीं कर पाया, जो एफिशिएंसी से कोई मैच नहीं कर पाया, उसी का प्रीमियम मिलता है। पर वो 30,000 वाला स्टॉक करेक्टेड इस समय ट्रेड कर रहा है, साल के हाई से 30% नीचे। लूं क्या? आशीष जी, सीमेंट स्पेस में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है हाल में। जो श्री सीमेंट को जो कॉस्ट प्रीमियम मिलता था, उसकी वजह से स्टॉक हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था। बट अगर हाल की अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल इनपुट्स है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ये काफ़ी बढ़ गए, तो मार्जिन्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और श्री सीमेंट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो मार्केट लीडरशिप है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अदर एफिशिएंट प्लेयर्स काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं पावर स्पेस में भी, ताकि उनकी कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़े। तो ओवरऑल जो अगर आप देखें तो ग्रोथ, जो वॉल्यूम ग्रोथ श्री सीमेंट का है वो भी काफ़ी इंडस्ट्री से लो था। और इस साल में हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ जो मार्जिन प्रेशर और एक डिप्रिशिएशन की वजह से नंबर्स में काफ़ी गिरावट होगी FY23। तो सीमेंट में काफ़ी अच्छे बेटर प्लेयर्स मिलेंगे, तो श्री सीमेंट को ये प्राइस पे अवॉइड कीजिए। श्री सीमेंट अवॉइड है। चलिए एक काम करता हूं, मैं रैप अप लेकर आऊंगा। जो धोखा वाले स्टॉक्स हैं उसमें एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस क्या हैं, पर एक्सपर्ट्स को थैंक करने का समय, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अमरीश सर, खेमका सर, होता सर, आप तीनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और बढ़िया तरीके से स्टॉक आइडेंटिफाई करने या इवन ये बताने के लिए कौन से अवॉइड करने, वो बताने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं। जब ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो बताऊंगा क्या क्या रैप अप, कौन से धोखा स्टॉक्स में क्या रेकोर्स हैं।